हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड के साइंस के सेट नंबर 30 लगाने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 12 तक लगा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर मतलब कि जितने भी सेट होते हैं साइंस से संबंधित, उन सभी को सेट का क्या कराया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। और हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं उन सभी का क्या करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चले तो आज का पहला प्रश्न क्या है, CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। मतलब कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साधारण नमक या जिप्सम। तो CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, तो CaOCl2 का साधारण नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर ये वही ब्लीचिंग पाउडर है जो आप अपने रंगों को हटाने के लिए, मतलब मानिए कि कपड़ों में से रंग को हटाने के लिए या पेपर को रंगीन व्हाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आज जितने भी तालाब हो जाते हैं, तालाब हो गए या आपका स्विमिंग पूल हो गया, उसके पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, या ध्रुव से भूमध्य की तरफ जाने पर बढ़ता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है। तो जो हमारा पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। हमारा जो पृथ्वी है वो हल्का चपटा है, और हल्का चपटा है तो कहीं पे रेडियस ज्यादा है, कहीं पे रेडियस कम है। रेडियस आप मैथ में पढ़ेंगे, रेडियस क्या होता है, तो रेडियस जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो जो हमारा ध्रुव है ना, उस ध्रुव का अति की बात करें, रेडियस की बात करें तो उसका रेडियस ज्यादा है। वही बात करें कि जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा का जो रेडियस है वो कम है। और यदि जिसका रेडियस ज्यादा है वो उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, इसलिए ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है और ये जो भूमध्य रेखा है इसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। वही बात करें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप जेई या नीट या ज्यादा कैलकुलेशन को सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या करा है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू यदि ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम जी का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो कहीं कहीं पे जी का वैल्यू कितना मान लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अभी हम बताएं कि भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर ज्यादा होता है, और सब जगह पे सेम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। गैस के कण, मतलब कि जो गैस का कण होता है वो एक दूसरे से नजदीक, एक दूसरे से दूर होते हैं, धीरे धीरे घूमते, एक दूसरे से नजदीक होते हैं या आकार बदलते हैं। तो जो गैस होता है ना, वो गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसको आप समझना है, आप धुआं को देखे होंगे या आप कभी अगरबत्ती को जला कर देखे या जलते हुए देखे होंगे, तब देखते होंगे जो अगरबत्ती जलता है तो जलने के बाद क्या होता है, उसका धुआं ना वातावरण में जाके पूर्ण रूप से फैलने लगता है। क्यों होता है कि उसका कण जो होता है एक दूसरे से दूर भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि उसका एक कण और दूसरे कण के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, वो मॉलिक्यूलर स्पेस में किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता है। और वो फोर्स न लगने के कारण क्या होता है, वो अपने आप को एक कण दूसरे कण से दूर करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। ऑक्टेट का नियम किसने दिया था, तो ऑक्टेट का नियम देने वाले थे डोबेर्नियर ने, मेंडलीव ने, न्यूलैंड ने या मोसले ने। तो आप इसको पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में कि ऑक्टेट का नियम देने वाले कौन थे, तो ऑक्टेट का नियम न्यूलैंड साहब ने दिए थे। किसने दिए थे, न्यूलैंड के साहब ने दिए थे। किसके आधार पर दिए थे, ऑक्टेट ही आठ पे ही क्यों दिए थे, वो सारे गामा पाजा निशा। आप ये गाना सुनिए, आप जो भी राग लगाता है या गाना को स्टार्ट करता है तो सारे गामा पाजा निशा ही सही करता है। तो इसमें कितने शब्द है, 8 शब्द है। और 8वां शब्द के बाद हम फिर फर्स्ट पे आ जाते हैं। इसी को नजर में रखते हुए ऑक्टेट का नियम दिया गया था। और ये नियम कहां तक काम करता है, तो कैल्शियम तक काम करता है। और ये भी प्रश्न क्या किया गया, पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगर किसी ध्वनि तरंग, मतलब कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होता था, आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंगदैर्घ्य उसका कितना होगा, 0.2, 20, 300 या 2। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य लेमडा की मान पूछ रहा है। और लेमडा का फॉर्मूला था C/,
सी अपॉन क्या पूछ रहा है, आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। यदि आप फॉर्मूला को लगाइएगा तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेमडा। यहाँ पे हम सी का वैल्यू को देखें तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है। 340 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड दे दिया है। वही बात करें कि आवृत्ति का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1700 दिया है। जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे 0.0 बैठाइए, सॉरी 0.0 डालिएगा तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, 17 दूना 3400। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.2, और 0.2 ये क्या आया, 0.2 जो आया लेमडा का वैल्यू 0.2 आया, ये किस में आया, मीटर में आया। लेकिन हमसे आंसर में क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर पूछ रहा है। और आप जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते तो क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड देते हैं। और जब आप इसको 10 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जीव का किंगडम, मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो किस जगत, किस किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है, प्लांटे, मोनेरा, फंगी या प्रोटिस्टा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है तो दो तरह के सेल होते हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल हम लोगों के सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है उनका जो सेल होता है ना वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ना उनका सेल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और उसके अंतर्गत किसको रखा गया है, तो मोनेरा को रखा गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एग्जांपल की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाता है बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल, जिसको काय के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि आपका जहां पे पानी उनी गिराते होंगे तो वहां पे हरा हरा कलर के कुछ उग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, नीला हरा शैवाल। वो भी क्या है, वो मोनेरा का है। उसके बाद मोनेरा के बाद बात करें प्रोटिस्टा, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। मतलब कि प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। प्लांटिंग मतलब कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का सेल क्या होता है, पेड़ पौधा का सेल विकसित होता है, इसलिए ये भी यूकैरियोटिक है। और फंगी, फंगी भी यूकैरियोटिक आता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मोनेरा को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी है। प्रभावी का अर्थ है कि ज्यादा असर दिखाता है। फूलों का अच्छी स्थिति, शिखर स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग या बीज का झुर्रीदार आकार। तो आपको पता होगा कि लक्षण के बारे में, डीएनए के बारे में जानकारी कौन दिया था, मेंडल साहब ने दिया था। मेंडल साहब ने किसके बताया, मेंडल साहब ने क्या किया था, जो बीज का सॉरी जो मटर का पौधा होता है उस पर रिसर्च किए थे। और वो जब रिसर्च किए ना तो वो देखे कि पत्ती और टहनी जो सॉरी जो डंठल होता है, मानिए कि ये कोई किसी भी चीज का पेड़ है, मतलब कि ये मानिए मटर का ही पेड़ है, और इस मटर के पेड़, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, हाँ ये क्या है, ये एक मटर का पेड़ है, और ये मटर के पेड़ से यहाँ क्या है, इधर से पत्ती निकलता है, यहाँ से क्या होता है, पत्ती निकलता है। और इस मटर के पेड़ और पत्ती के बीच में जो फूल निकलता है ना, उसी फूल को क्या बोलते हैं, इस फूल को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति होता है। वही बात करें, इसको अच्छे स्थिति के अंतर्गत रखा जाता है। वही बात करें कि जो उसके ऊपर से निकलता है ना, मतलब कि शिखर, कुछ फूल को ऐसे देखेंगे जो शिखर के ऊपर निकलता है, शिखर मतलब कि ऊपर से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, शिखर स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण प्रभावी है, तो आप गौर किए होंगे कि ज्यादातर कहां से निकलता है, तो ज्यादातर प्रभावी होता है ये जो अच्छी स्थिति है ना, ये ज्यादा प्रभावी होता है। मतलब कि जो पेड़ के किसी भी तरह आप पेड़ देखें, वो कोई किसी भी तरह का हो, वो फूल का हो, मटर का हो या चना का हो, तो वो ज्यादा इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी दिखाता है, तो वो दिखाता है अच्छी स्थिति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अच्छी स्थिति सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर क्या है, मतलब कि प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस के बीच का अंतर क्या है, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, न्यूक्लियस का, डीएनए का, प्लाज्मा झिल्ली का या प्रोटीन का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंतर्गत अंतर होता है न्यूक्लियस का, मतलब कि जो उसका न्यूक्लियस होता है ना वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक का। लेकिन यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। उसके प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर झिल्ली नहीं पाया जाता, इसके पास झिल्ली पाया जाता है। उसके पास भी डीएनए, प्रोकैरियोटिक के पास भी डीएनए, यूकैरियोटिक के पास उसके पास भी प्रोटीन है और प्लाज्मा झिल्ली, और यूकैरियोटिक के पास
अंतर, ऑप्शन के अनुसार अंतर देखें तो ऑप्शन के अनुसार न्यूक्लियस हो सकता है। इसके अलावा पर आपको दे सकता है कि उसके पास लाइसोसोम होता है, नहीं होता, बहुत सारा अंतर है। इसके अंतर को कल के वीडियो में भी दिखाए थे, लाइव के वीडियो में, यदि आप लाइव ज्वाइन किए होगा तो आपको पता होगा, और नहीं किए होंगे तो रिकॉर्डेड है ही, इसी चैनल पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, लकड़ी, कोयला या पेट्रोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो तरह का शब्द होता है। एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या हो गया? वैसा ऊर्जा या वैसा ऊर्जा जो यूज करे लेकिन वो खत्म ना हो, मतलब कि कोई मानिए कि कोई ऐसा चीज है जिसको यूज करते जा रहे हो कभी खत्म ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। और अनवीकरणीय, ऐसा पदार्थ जिसको यूज करे और खत्म हो जाए और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए। कुछ लोग बताते हैं कि वो कभी बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं कि बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? अनवीकरणीय के अंतर्गत रखा जाता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी को यदि आप एक बार जला देते तो आपको वो पुनः प्राप्त होगा? नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत। और पेट्रोल, पेट्रोल को एक बार आप गाड़ी में यूज कर लेते, क्या वो पेट्रोल आपके टंकी में दोबारा जाएगा? नहीं आएगा, ऑप्शन सी भी गलत। कोयला, क्या आप कोयला को एक बार यूज कर लेते हो कभी वो खत्म नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन वही बात करें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आप कितना भी यूज करिए लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। इसके अलावा विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, विंड एनर्जी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये ज्वार भाटा से जो हमको ऊर्जा मिलता है वो क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। जो पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिर के जो हमारा टरबाइन घूमता है, मतलब कि झरना से जो पानी गिर के टरबाइन घूमता है और उससे जो हमको ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। खत्म होगा नया बनेगा, खत्म होगा नया बनेगा, लेकिन ये सब नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन मफलर संबंधित है, मतलब कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? तो जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब ग्रीन प्रदूषण का अर्थ क्या? ग्रीन मफलर का अर्थ है, मफलर से पता ही होगा कि मफलर से किसको करते हैं? कान को ढकते हैं। उसी तरह से जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण क्या करता है? हमारे कान को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या किया गया है? उसको ग्रीन मफलर को इसके अंतर्गत रखा गया। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीन मफलर में, मतलब कि जो ग्रीन मफलर लाया गया वो क्यों लाया गया? इसके अंतर्गत रखा जाता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को लगाया जाता है। क्या किसके किनारे लगाया जाता है? रोड के किनारे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसलिए लगाया जाता है कि जो पेड़ पौधे, मतलब जितने भी ध्वनि है ना, वो पेड़ पौधे से टकराएंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा पेड़ का पत्ता होता है वो लचीला होता है और उसके अंदर छिद्र होता है, वो जो ध्वनि है ना उसमें जाकर टकराता है, कम हो जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो पेड़ की टहनियां होते हैं उसमें भी टीनी टीनी, मतलब कि टीनी होल होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल होते हैं, उसके अंतर्गत भी जाके क्या होता है? आवाज अंदर चला जाता है। तो ग्रीन मफलर का अर्थ क्या हो गया? कि ग्रीन मफलर का अर्थ हो गया कि हम क्या करेंगे? रोड के किनारे पेड़ को लगाएंगे, और इसी के अभियान को क्या रख दिया गया नाम? ग्रीन मफलर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन कोशिका में गुणसूत्रों के 2 से अधिक, मतलब कि जिन कोशिका में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाता है? पॉलीप्लाइड, द्विगुणित, अनुगुणित या पॉलीहाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या, जिन कोशिका में, मतलब कि कोई ऐसा कोशिका जिसमें गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं। मतलब कि पता है कि हम लोगों का जो लंबाई है, मेरा जो लंबाई है या आपका जो लंबाई है, आपका जो कलर, हम लोगों का जो शरीर का कलर है, वो एक जीन का देन नहीं हुआ है, मतलब कि एक गुणसूत्र का देन नहीं है, हजारों करोड़, मतलब कि हमारे माता पिता या अलग हमारे माता पिता या किसी एक इंसान के देन से हम लोग लंबा नहीं है या अति नहीं है। मतलब कि आप यदि लंबा है तो आप एक आपका जो रंग है, आपका जो कलर है, आपका जो है वो आपके एक जीन का देन नहीं है या आप एक गुणसूत्र का देन नहीं है, अलग अलग गुणसूत्रों का देन है। और वही अलग अलग गुणसूत्र जब मिलते हैं तो उसको 2 से अधिक बोल देते हैं और इसको पॉलीप्लाइड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्ण सेट को क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है पॉलीप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में दिया जाता है? यदि इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, तो इसको आप गौर कीजिएगा। HIV, DPT, BCA या TAB, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस मतलब कि काली खांसी, और टी से टेटनस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनी
HIV कब लिया जाता है? एड्स की टीका HIV का, एड्स किसी इंसान को जाता है तो HIV का टीका दिया जाता है, और यह भी बना नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन एक उप धातु है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है? सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फर। तो बात करें कि जो सिलिकॉन है ये एक उप धातु है। सिलिकॉन क्या है? उप धातु है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम धातु है। सोडियम, मैग्नीशियम भी एक धातु ही है, मैग्नीशियम भी धातु है, और सल्फर एक अधातु है। सल्फर क्या है? सल्फर एक अधातु है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा, 5, 6, 7 होगा वो अधातु होगा, उपधातु अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। जरूरी नहीं है कि 4 हो, सारा उपधातु है। अभी बात करें कि उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातु की संख्या अभी 7 है। उपधातु की संख्या बात करें तो 7 है। कुछ भी किताब में 6 भी दिया जाता है, कुछ किताब में 5 भी दिया होता है। धातु की संख्या की बात करें तो वो 90, इससे भी ज्यादा हम पुराने थ्योरी को बता रहे हैं, मतलब कि पुराने डेटा को बता रहे हैं। और अधातु की संख्या की बात करें तो 70, मतलब कि हम इस बुक की डेटा से बात करें, मतलब कि ये जो बुक है उस बुक की डेटा से बात करें तो धातु की संख्या 7 है, धातु की संख्या 90 है, और अधातु की संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 14, भूमंडलीय तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मतलब कि हमारा जो भूमंडल है वो दिन पर दिन गर्म होते जा रहा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से सुन रहे हो। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के पीछे कारण कौन सा है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये जो क्या बोला अभी बताए थे ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकरा कर रिटर्न जाना जाता है तो वो नहीं जा पाता। किसके कारण नहीं जा पाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक अपना परत बना के रखा हुआ है, और वही परत को क्या बोलते हैं? उसी के कारण क्या होता है? भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। किसके कारण? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि एक बहुत लंबा थ्योरी है, और कभी समझाएंगे यदि क्वेश्चन रिपीट हुआ तो। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण, मतलब कि एक्सेलरेशन का मात्रक नहीं हो सकता है? किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। हम बताए थे कि जो एक्सेलरेशन का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है, वो त्वरण का मात्रक कहां से आया था? ए बराबर होता है v/t, v माइनस u/t। और v का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड -1 होता है। और यदि आप इसको जब ऊपर भेज दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर या माइनस लगा दीजिएगा तो आपको ये, सॉरी माइनस हटा देते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -2। ये मात्रक क्या होता है? ये इसका मात्रक होता है। ये दोनों क्या है? ये एक्सेलरेशन का ही मात्रक है। तो मीटर को किलोमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर सब लिख सकते हैं। सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड कैसे होगा? हम ऑलरेडी बता चुके, सेकंड स्क्वायर होगा तो सेकंड स्क्वायर ही होना पड़ेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा मात्रक नहीं है। ऑप्शन कौन सा, जो भी ऑप्शन वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन को वृद्धि में सहयोग दिया? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति है जो खाद्यान्न उत्पादन को वृद्धि किया? हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, या उपयुक्त में से सभी? तो जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? खाने वाला, जो वो हो गया खाना में हो गया, कि जो खाद्यान्न के अंतर्गत हम ऑलरेडी बता चुके, जो गेहूं और चावल है उसको खाद्यान्न के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा मक्का, मतलब कि वैसा खाद्य पदार्थ जिसको हम लंबे समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। उसमें किसको किसको कर सकते हैं? गेहूं हो गया, एक चावल हो गया। तो खाद्यान्न उत्पादन में कौन किया गया? तो वो था हरित क्रांति। कौन था? हरित क्रांति। कब लाया गया था? 1960 में लाया गया था। किसमें कब लाया गया था? 1960 में लाया गया था। MS स्वामीनाथन करके एक व्यक्ति थे। क्या था? MS स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम हरित क्रांति को भारत में लाया था। वो भी कहाँ लाया था? सबसे पहले कहाँ इसको हरित क्रांति को अपनाया गया? पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति के लाने से क्या हुआ? हरित क्रांति के लाने से हमको उच्च क्वालिटी के बीज मिला, और बीज में उच्च क्वालिटी के बीज मिलने से क्या हुआ? उच्च क्वालिटी के बीज मिला, उच्च क्वालिटी के हम लोगों को अच्छी तरह से तकनीकी का उपयोग करने लगे खेती में, और अच्छी तकनीकी का उपयोग करने से हमको क्या हुआ? हमारी खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। अब बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति कब आया? श्वेत क्रांति आया था 1970 के दशक में। कब आया था? 1970 के दशक में श्वेत क्रांति को आया था, और ये इससे श्वेत क्रांति से क्या हुआ? दूध में वृद्धि हुई। नील क्रांति कब आया? नील क्रांति 1980 में आया था।
तो नील क्रांति कब आया? 1980 के दशक में आया था। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये सब दशक को बता रहा हूँ। 1980 के दशक, 1970 दशक, 1960, इसको आप 1965-66 कुछ बुक में दिए होते हैं, 65-66 करके दिया होता है, तो आप इसको भी गौर कर सकते हैं। 1980 के दशक में लाया गया। और ये नील क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है, समुद्र नहीं मछली से ही संबंधित है। ये नील क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से 1970 में, और हरित क्रांति, ये सारे प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। न्यूलैंड्स का संबंध किससे? न्यूलैंड्स के संबंध किससे? न्यूलैंड्स का संबंध किससे? संगीत कानून, परमाणु द्रव्यमान कानून, अष्टक का नियम या आवर्त कानून। तो अभी हम बताए थे, अभी हम कहीं बताते कि जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने किस चीज का नियम दिया था? अष्टक का नियम दिया था, ऑर्बिट का अष्टक का नियम दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 18 में पूछ रहा है कि किस रंग वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? मतलब कि किस रंग या वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पीला, बैगनी, लाल या नीला? तो वो हो जाएगा लाल। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। सॉरी, क्यों नहीं होता ये नहीं, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और बैगनी रंग का बात करें, बैगनी का कम होता है। बैगनी और नीला का सबसे कम होता है, सबसे कम बैगनी का, उसके बाद नीला का, और सबसे अधिक लाल का होता है। अब आप बोलिएगा, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इतना जल्दी क्या लगा हुआ है? तो कारण ये डिफरेंस हम सारा डिफाइन कर ही दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि कुछ देर पहले ही हम लाइव किए थे, तो उसमें साउंड प्रॉब्लम के कारण वीडियो को काट दिया गया और रिकॉर्डेड बनाना पड़ रहा है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम में आ गया था, माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो माइक चेंज करके हम रिकॉर्डेड ही कर रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास भी करना है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वोल्ट या वाट। तो शक्ति को किसमें, शक्ति का अर्थ क्या है? पावर। मतलब कि पावर का अर्थ क्या होता है? किसी काम को कितना जल्दी कर दे उसको क्या होता है? पावर बोलते हैं। मतलब कि पावर इजकल टू, पावर क्या होता है? किसी काम को, मतलब कि किसी काम को कितना जल्दी किया जा रहा है, वर्क अपॉन टाइम हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब कि किसी काम को कितना जल्दी कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मे बी इसका एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। देख लेते हैं, मे बी हमको जहां तक याद है कि वाट ही होता है। हाँ, वाट होता है। और इसको क्या बोलते हैं? वर्क को जूल में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। आपको जूल पर सेकंड भी कहीं कहीं आपको आ जाएगा, तो ये भी सही है। और वाट तो होता ही है। ये वाट क्या, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक है वाट। क्या है? वाट। और यदि आपको ऑप्शन में जूल पर सेकंड भी आए तो आपको जूल पर सेकंड भी मारना है, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड भी सही होता है। आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? मतलब कि विद्युत धारा, करंट, आई का वैल्यू क्या होता है? ओम, एम्पियर, कूलम या वोल्ट। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। हम विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सो आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि आप 20 में कितना स्कोर किए। मतलब कि आप 20 में कितना स्कोर किए? 20 में 20 किए, 19 किए, 18 किए। आप जितना भी स्कोर किए कमेंट में जवाब दे, आप अपने फीडबैक को दे और आप बताएं कि हाँ आप कितने स्कोर किए। और आप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे। और वे सभी लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे और वो इंतजार किए, तो उनके लिए सॉरी कि हाँ हम वीडियो को लाइव नहीं बना पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा ध्यान देंगे कि हाँ माइक में प्रॉब्लम ना है, या जो कुछ देर के लिए ये भी हो गया था, ब्लर भी हो गया था, तो वो ना हो। नेक्स्ट टाइम से इस सब चीज का ध्यान देंगे। नेटवर्क इशू भी था और कुछ माइक में भी प्रॉब्लम आ गया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।